हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप भारत दर्पण चैनल के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ। चलिए, आज का जो वीडियो है आपकी मांग पर है। विद्यार्थी का मांग था कि महात्मा गांधी से जुड़े हुए और उस स्वतंत्रता संग्राम के तृतीय चरण का घटनाक्रम को एक साथ संक्षिप्त वीडियो बतला दिया जाए। इसी प्रकार एक विद्यार्थी ने चंद्रगुप्त के बारे में, उसके शासनकाल के बारे में मांग किया। उसकी वीडियो किसी अन्य दिन बना देंगे। आपको जिस विषय का, जिस टॉपिक से जुड़ा हुआ जानकारी चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से देंगे। मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा क्रमिक रूप से। तो स्वतंत्रता संग्राम का तृतीय चरण, आपको यूं तो प्रथम चरण द्वितीय चरण में पहले ही बतला चुका हूं। 1919 तक की घटनाक्रम के बारे में, 1905 से लेकर 1919 तक की घटनाक्रम के बारे में मैं वीडियो को विस्तार से, और इसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियां के बारे में भी मैं विस्तार से वीडियो बना चुका हूँ। चलिए, रॉलेट एक्ट के बारे में पहले पढ़ा चुके हैं। 1919 में आया खिलाफत आंदोलन, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। इस चारों के बारे में मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। चलिए, एक संक्षिप्त चर्चा आज आपके सामने। और चर्चा करने से पहले यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, और यदि लाइक तो तब करना जब आपको पसंद आए। इसके अलावा यदि पसंद आए तो शेयर भी करना है, ताकि अपने मित्रों से भी, अरे विद्या ददाति विनयम आपने सुना होगा, विद्या बांटने से बढ़ती है। तो आपको भी लाभ हो, हमें भी लाभान्वित होने का अवसर मिल जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व स्तर पर नए राष्ट्रवाद का जो तूफान हो रहा था, साथ ही प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक यूरोप में के अलग अलग देशों में भी लड़े, और वहां की स्वतंत्रता समानता और भारत की स्वतंत्रता समानता के बीच तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने या तुलनात्मक रूप से उनको जानकारी प्राप्त हुई। तो विश्व युद्ध के पश्चात उभर रहे विश्व स्तर पर राष्ट्रवाद और भारतीय सैनिकों के द्वारा यूरोप में देखे गए राष्ट्रवाद के कारण भारत में भी राष्ट्रवाद चरम उफान पर था। इसके अलावा भारत की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन दिया गया। उम्मीद ये थी कि समर्थन जब देते हैं तो विश्व युद्ध के विजय के पश्चात हमारी कुछ मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार होगा। लेकिन उसको रोकने के लिए रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट के द्वारा लाया गया, जिसे काला कानून कहा गया। इसके माध्यम से 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए संदेह के आधार पर भारतीयों को बंदी बनाकर कारागार में रखा जा सकता था। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह, और पूरे देश में उन्होंने हड़ताल किया था, राष्ट्रव्यापी हड़ताल। ये पहला आंदोलन था जहां राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया गया था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, इसकी चर्चा भी पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो तुर्की के खलीफा, जो कि धुरी राष्ट्र था, जर्मनी का सहयोगी था, उसके साथ सेब्रे की संधि में पराजित राजा की तरह ही व्यवहार किया गया, जिससे भारतीय मुसलमानों की धार्मिक भावना आहत हुई, क्योंकि तुर्की का खलीफा इस्लाम धर्म के धार्मिक गुरु थे, पैगंबर के प्रतिनिधि माने जाते थे। तो तुर्की के खलीफा के सम्मान में अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन किया, जिसे महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर समर्थन दिया, और खिलाफत कमेटी ने महात्मा गांधी को ही खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष चुना। जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट सत्याग्रह के पश्चात जो पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, पंजाब में आंदोलन थोड़ा ज्यादा ही आक्रामक या तीव्र था। पंजाब में धारा 144 लागू कर दी गई थी, और पंजाब का लोकप्रिय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919, बस आज 11 अप्रैल है, 2 दिन की बात ही घटनाक्रम है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग के अमृतसर के जालियांवाला बाग में जब शांतिपूर्वक सभा चल रही थी, क्योंकि अंग्रेजों का था कि मैंने धारा 144 लागू कर रखा है, जहां एक साथ 4-5 व्यक्ति नहीं रुक सकते हैं, तो अंग्रेजों के आदेश का उल्लंघन, अर्थात सीधे ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी गई है। और जनरल आर डायर, जो वहां का स्थानीय सैन्य अधिकारी था, उसने गोली चलाने का आदेश दिया।
379 गोली चला अंग्रेजों की, सॉरी 1650 गोली चला, 1650 गोली चला और अंग्रेजों के अनुसार 379 लोग मारे गए। अंग्रेजों के अनुसार इसमें 1650 गोली चला और अंग्रेजों के अनुसार 379 लोग मारे गए। इस घटना की जांच के लिए हंटर आयोग अंग्रेजों ने और भारत की ओर से तहकीकात आयोग महात्मा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मदन मोहन मालवीय, तो कांग्रेस ने तहकीकात आयोग का गठन किया और तहकीकात आयोग का रिपोर्ट को महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था। इसकी चर्चा विगत क्लास में कर चुके हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं, सभी अधिनियम को हम एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें सब केवल और केवल अधिनियम से जुड़ा हुआ तो इतिहास और पॉलिटी दोनों का मिला जुला क्वेश्चन का होगा। इस अधिनियम के द्वारा मुख्य तौर पर क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। केंद्र में केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद के नाम से 2 सदन की विधायिका की स्थापना किया गया। मुसलमानों की तरह सिख और ईसाई को भी अपना प्रतिनिधि अलग से चुनने का अधिकार दिया गया। पहली बार प्रत्यक्ष डायरेक्ट निर्वाचन का प्रबंध किया गया और महिला को भी मत देने का अधिकार दिया गया। आइए अब असहयोग आंदोलन 1920, महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रव्यापी यह पहला आंदोलन। तो महात्मा गांधी भारत आए तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917, उसके बाद महात्मा गांधी ने खेरा का किसान आंदोलन 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, 3 आंदोलन कर चुके थे और तीनों आंदोलन पूर्णतः सफल रहा था। मैंने बतलाया था, याद कीजिए, कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने पहली बार सविनय अवज्ञा को प्रयोग में लाए और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग में लाए और असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर किए थे और इन्होंने इस असहयोग आंदोलन को शुरू करने के दरमियान कहा था, यदि मेरे बतलाए गए रास्ते पर, मेरे बतलाए गए मार्ग पर सत्य अहिंसा सत्याग्रह का पालन किया गया तो मैं एक वर्ष में देश को स्वराज दूंगा। स्वराज की मांग सबसे पहले 1906 में किया जा चुका था। कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नेहरू, यहाँ इन्होंने कहा था मैं 1 वर्ष में स्वराज दूंगा। महात्मा गांधी की शाहबान पर सभी क्रांतिकारी भी गांधी के साथ हो लिए थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेज भारत पर इसलिए सत्ता स्थापित किए हुए क्योंकि हम लोग उसे सहयोग दें। यदि वकील वकाल न्यायालय का, विद्यार्थी विद्यालय का, कर्मचारी कार्यालय का बहिष्कार करें और हम लोग उसको अंग्रेजों की आर्थिक सत्ता पर चोट पहुंचाने के लिए विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें तो यह आंदोलन अपने मंजिल तक पहुंचेगा और 1 वर्ष में स्वराज दूंगा। महात्मा गांधी द्वारा विदेशी वस्त्रों का होलिका दहन जो किया गया, उसे रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने निर्मम बर्बादी कहते हुए गांधी की विदेशी वस्त्रों की होलिका दहन की आलोचना की गई। 1920 का सहयोग आंदोलन पूरे देश में चलता रहा। इसी दरमियान प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई पहुंचे, विरोध प्रदर्शन हुआ, गोलीबारी हुई, जिसमें 22 श्रमिक मजदूर मारे गए। फिर भी आंदोलन शांति के साथ महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलता गया। लेकिन इसी दरमियान चौरी चौरा हत्याकांड 4 फरवरी 1922, ये तो बहुत जगह 5 फरवरी मिलता है, लेकिन चौरा चौरी के पुलिस स्टेशन जो तारीख है वो 4 फरवरी की तारीख है। 4 फरवरी 1922 को उग्र भीड़ ने 22 पुलिसकर्मी को थाना भवन में घेर कर जिंदा जला दिया। इस घटना के विरोध में 10 फरवरी को महात्मा गांधी घोषणा किए और 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जब अपने पीक आवर में था, जब एकदम युवा अवस्था में था और समय आंदोलन वापस ले लिए, जिसकी कटु आलोचना मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। कहा गया कश्मीर के किसी गांव में कोई घटना घटी है तो उसका दंड कन्याकुमारी की जनता को। 1920 में जब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था, कलकत्ता विशेष अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा किया गया, तो जहां मदन मोहन मालवीय और अन्य इस आंदोलन को चलाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू जो चंद वर्ष पहले ही
वो कांग्रेस में शामिल हुए थे चित्तरंजन दास, और उनके सहयोग से ही कांग्रेस के अधिवेशन में इसे मंजूरी मिली थी। और महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लेने के दरमियान इन लोगों से कोई सलाह मशविरा नहीं किया, जिससे काफी नाराज थे मोतीलाल नेहरू। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। उसके बाद 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस में परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी जो चाहते थे कि 1919 के अधिनियम के आधार पर केंद्रीय विधानसभा, जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया, उसमें भाग लेकर अंग्रेजों के गलत कार्यों की आलोचना करना, उसके बारे उसके कारगुजारियों से जनता को अवगत कराने का एक वह सशक्त माध्यम है। लेकिन दूसरी ओर महात्मा गांधी और अन्य लोग इसमें किसी प्रकार का सहयोग या चुनाव में भाग लेने के पक्ष में नहीं थे। अंततः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए चित्तरंजन दास, जो हर हाल में चुनाव में भाग लेना चाहते थे, और अगले वर्ष जनवरी 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया और स्वराज पार्टी ने अच्छी सफलता प्राप्त की। और स्वराज पार्टी का विट्ठल भाई पटेल नाम याद रखिएगा। 1925 में स्वराज पार्टी का विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुने गए। प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल, और स्वराज पार्टी को यहाँ मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्थापित किया, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना का भी सहयोग प्राप्त हुआ। उसके बाद देखते 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सचिंद्र सान्याल और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। कहीं कहीं से हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के नाम से जाना जाता है। और इसी एसोसिएशन आर्मी के सदस्य ने काकोरी एक्शन, क्योंकि काकोरी रेल डकैती का नाम बदलकर अब काकोरी एक्शन कर दिया गया है, तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्शन क्रांतिकारी गतिविधियां के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और तमाम क्रांतिकारी गतिविधियां का उसमें उल्लेख भी किया था। तो काकोरी एक्शन में मात्र 4602 रुपया की लूट हुई थी। और आपको उसमें याद होगा, मैंने पूर्व वीडियो में बतलाया था कि 4602 रुपया की इस लूट में और उसको पूरी तक मुकदमा को अंजाम तक पहुंचाने में अंग्रेजों को टोटल 10 लाख रुपया खर्च आया था। इन लोगों ने अंग्रेजों से लूटा था 4602 रुपया, और अंग्रेजों को इस घटना को लोगों को, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन दत्त, राजेंद्र लाहिड़ी को तो यहाँ से सजा दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को, और अन्य लोग सचिन सान्याल को 10 वर्ष की कारावास सजा दी गई थी। तो अंजाम तक पहुंचाने में 10 लाख रुपया तक खर्च हो गया था। उसके पश्चात है चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की, कई बार क्वेश्चन पूछा है, नौजवान सभा की स्थापना की। क्योंकि काकोरी एक्शन घटना के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों पर बड़े ही दबिश चल रही थी, छापेमारी चल रही थी, अनेकों लोगों को पकड़ लिया गया था। अनेक लोगों को पकड़ लिया गया, परिणाम युवा इसका पुनर्गठन करने की आवश्यकता हुई। तो चंद्रशेखर आजाद की सहमति से, चंद्रशेखर आजाद के परामर्श से भगत सिंह ने, इसमें बिहार का फणींद्रनाथ घोष भी शामिल था, उसमें बिहार का क्रांतिकारी फणींद्रनाथ घोष भी उस बैठक में शामिल था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किए, अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना गया। उसके बाद है साइमन आयोग का गठन। साइमन आयोग का गठन तो 1927 में हुआ था। 1919 के अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के अधिनियम की जांच के लिए, रिव्यू के लिए, कि जो मैंने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार किया है उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया गया। उसका नाम था साइमन आयोग। तो साइमन आयोग का जो गठन किया गया था 1927 में गठन किया गया था, और साइमन आयोग भारत आया 3 फरवरी 1928 को। पूरे देश में पूर्ण हड़ताल के साथ उसका स्वागत किया गया। इसमें एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए साइमन गो बैक का पूरे देश में नारा लगा।
साइमन आयोग के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय पर 30 अक्टूबर 1928 को लाठी चार्ज किया गया। इसका भी क्रांतिकारी गतिविधियां मैंने चर्चा कर चुका हूं। 30 अक्टूबर को लाठी चार्ज किया गया, जहां लाला लाजपत राय का प्रसिद्ध वक्तव्य था, मेरे सर पर या पीठ पर पड़ने वाली प्रत्येक लाठी ब्रिटिश ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। ब्रिटिश ताबूत की आखिरी कील साबित। उसके पश्चात उसी लाठी की चोट से 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु के दुखद घटना के फलस्वरूप उसका दंडित करने के उद्देश्य से ठीक एक महीना के बाद 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और अन्य लोगों ने सॉन्डर्स की हत्या कर दिया, जिसने लाठीचार्ज किया। वहां पर लाहौर में जो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट वहां लिखता है, अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली चलाया। लेकिन बाद में बिहार का जो क्रांतिकारी फणींद्रनाथ घोष के गवाही के बाद उसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम जोड़ दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ जेल में जेल मैनुअल की तरह व्यवहार नहीं किया जा रहा था, जिससे नाराज होकर ये लोग भूख हड़ताल किए और भूख हड़ताल के 64वां दिन 64वां दिन जतीन दास की मृत्यु हुई, और वो मृत्यु हुई थी 13 सितंबर 1929 को। जतीन दास के शव को कंधा देने में आपके सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। तो 13 सितंबर 1929 को जतीन दास भूख हड़ताल के 64वां दिन मरे थे, और भगत सिंह, सुखदेव तो वगैरह जिंदा रहे। और अंत में सॉन्डर्स हत्याकांड के आरोप में 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। साइमन आयोग का जब पूरे देश में विरोध हुआ तो भारत सचिव बर्केल ने कहा था कि हमारे द्वारा बनाए गए एक्ट का आप लोग विरोध करते हैं, लेकिन क्या भारतीय में इतनी सक्षमता है, भारतीय लोग में इतनी तालमेल है कि एक सर्वसम्मत संविधान का प्रारूप बना दे, और इसी के आधार पर सर्वदलीय संवैधानिक सभा गठन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संवैधानिक आयोग बनाया गया, जिसने अपना रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किए, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में इन्होंने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाने की मांग किया, भारत को संघ राज बनाने की मांग किया, और विशिष्ट शक्ति केंद्र को देने की मांग किया, मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन की जगह आरक्षण दिए जाने की मांग किया, भारत को औपनिवेशिक राज डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की मांग किया, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। इन्होंने अपनी मांग अंग्रेजों के सामने रखा, लेकिन खुद इनका पुत्र जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इनकी मांग से असहमत है, और जिन्ना और मुस्लिम लीग तो असहमत उसे रहना ही था। तो जो सहमति की बात बनी वो सहमति नहीं हो सकी। उसके बाद जिन्ना ने अपना अलग से 14 सूत्री फार्मूला 1929 में प्रस्तुत किया, जिसकी अधिकांश मांग सांप्रदायिक स्तर पर था। भारत को संघ राज बनाया जाए, लेकिन अविशिष्ट शक्ति प्रांत हो, अर्थात हर प्रांत का अपना विदेश नीति हो, हर प्रांत का अपनी सैनिक क्षमता, तो फिर तो राज रहा था। सभी प्रांतों को स्वायत्ता दिया जाए, बंबई से अलग करके सिंध जो मुस्लिम बहुल प्रांत है उसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, और राज्य में किसी प्रकार ऐसा परिवर्तन न हो जहां मुसलमान की आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। मुसलमानों को मंत्रिपरिषद सहित केंद्रीय विधानसभा में 33% का आरक्षण प्राप्त हो। तो ऐसी तमाम सांप्रदायिक आधार पर उसकी मांग थी, तो जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला के नाम से जाना गया। 1928 में वारदोली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व में 22% की अचानक वृद्धि कर दी गई। इसके विरोध में वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया किसान के आंदोलन का, और वो 22% की वृद्धि को कम करके 6.03% तक लाना पड़ा। आंदोलन की सफलता से प्रभावित होकर वहां की महिला और गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। उसके बाद 1929 में
पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1906 में स्वराज की मांग थी। 1929 से 1927 में पहली बार जो कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, वहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1927 में रखा गया था, लेकिन मांग विधिवत तौर पर 1929 में कांग्रेस के द्वारा उसे स्वीकृति के तौर पर जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्ष थे, पूर्ण स्वराज की मांग किए और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने की घोषणा किए और पहली बार 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराया गया। यही कारण था कि संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ताकि 1930 के इस घटनाक्रम से उस घटना को जोड़ा जाए। झंडा फहराने का वो तारीख वही रहे जो 1930 में। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन में हुआ। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किया था। उसके पहले जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के सामने 11 मांग रखी। लॉर्ड इरविन को 11 मांग प्रस्तुत किए। यदि इस मांग को स्वीकार कर ली जाती है तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। इसमें मद्य निषेध की नीति को लागू करना, भू राजस्व में 50% तक कर देना, सैनिक खर्च में 50% की कमी लाना, विदेशी वस्त्रों के आयात को प्रतिबंधित करना इत्यादि इनकी मांग थी। नमक बनाने की, तटीय क्षेत्र के लोगों को नमक बनाने का अधिकार देना, नमक कर में जो वृद्धि की गई है वापस लेना इत्यादि इनकी मांग थी। लेकिन इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया और उसके पश्चात 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी 78 चुने गए सहयोगी के साथ साबरमती से डांडी 241 मील, दूरी कितनी थी? 241 मील की दूरी वो 24 दिन में तय किए। 6 अप्रैल 1930 को डांडी समुद्र तट पर नमक बनाकर आंदोलन का उन्होंने शुरुआत किया। एक वीडियो केवल महात्मा गांधी के आंदोलन पर बनाएंगे। आज तो चलिए तमाम घटनाक्रम को साथ लेकर चल रहे हैं। एक वीडियो केवल महात्मा गांधी के आंदोलन पर बनाएंगे, जिसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं की बड़ी मात्रा में भागीदारी रही। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू में तो अंग्रेजों ने उपहास किया, कहा नमक बनाने से तो ब्रिटिश हुकूमत खत्म नहीं हो जाएगी, बना लो नमक। लेकिन उस आंदोलन की तीव्रता को देखते गुजरात के धरासना के नमक भंडार पर सरोजनी नायडू के नेतृत्व में जिस प्रकार से क्रांतिकारियों ने आगे बढ़ा, अमेरिका का पत्रकार मिलर वहां मौजूद था, जिसने देखा कि मैंने विश्व में कई आंदोलन को कवरेज किया है, लेकिन ऐसा आंदोलन आज तक नहीं देखा। पुलिस गोली चला रही है और भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। तो जिस प्रकार आंदोलन की तीव्रता पर ही सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार किया गया और उसके बाद गांधी जी गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को रोकने के लिए गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। 5 मार्च 1931 इसमें तय हुआ कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेंगे। अंग्रेज जो राजनीतिक कैदी है उसे रिहा कर देगा, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके साथी को रिहा न करवा पाने के कारण गांधी जी की कटु आलोचना की गई। नौजवान सभा ने उन्हें काला झंडा भी दिखलाया। गांधी इरविन समझौता के पश्चात गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन भी गए, लेकिन भीमराव अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना की सांप्रदायिक मांग के आधार पर यह आंदोलन पूर्णतः असफल रहा और गांधी जी बैरंग वापस आ गए। गांधी जी जब गए थे इंग्लैंड, INS राजपूत नामक जहाज पर सवार होकर के, तब उन्हें मॉलसन और चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहते हुए इन्हें अपमानित भी किया था। तो उसके पश्चात गांधी इरविन समझौता के पश्चात महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे।
1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, जयकर शामिल हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से गए थे। इसमें सरोजनी नायडू भी अपनी व्यक्तिगत कारणों से गई थी। एनी बेसेंट भी उसमें शामिल थे। उसके पश्चात महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और जिन्ना के बीच सहमति नहीं बन पाई तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपनी तरफ से जो घोषणा किया उसे सांप्रदायिक अधिनिर्णय कहते हैं। 1909 में मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर, 1919 में सिख और ईसाई को, और यहाँ पर आकर के उसने हरिजन को भी हिंदुओं से अलग मानते हुए सांप्रदायिक आधार पर अलग से निर्वाचन का अधिकार दिया, जिसके विरोध में महात्मा गांधी पूना के यरबदा जेल में भूख हड़ताल पर 20 सितंबर तारीख क्या था तो 20 सितंबर 1932 को पूना के यरबदा जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। 4 दिन के पश्चात मदन मोहन मालवीय की मध्यस्थता से भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। उस पर हस्ताक्षर गांधी जी का है भी नहीं, गांधी सवर्णों की ओर से मदन मोहन मालवीय का उस पर हस्ताक्षर है। इसमें इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। तो पूना पैक्ट में जहां 71 स्थान हरिजन को सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत अंग्रेजों ने दिया था, उसकी जगह 148, लेकिन व्यवहार में 147 ही था। ऐसे मिला था 148, लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ 147 सीट ही था। तो 71 की जगह 147 स्थान हरिजन के लिए आरक्षित किया गया। यह पूना समझौता के नाम से जाना गया। उसके पश्चात भारत सरकार अधिनियम 1935, ये एक विस्तृत अधिनियम। इस अधिनियम की ड्राफ्टिंग करने में भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। साइमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम को तैयार किया गया। साइमन आयोग में तो कोई भारतीय नहीं थे, लेकिन 1935 के अधिनियम को ड्राफ्टिंग करने में भीमराव अंबेडकर की भी महती भूमिका थी। यही कारण था कि जब संविधान का प्रारूप तैयार किया गया तो 1935 के अधिनियम का लगभग 60% संविधान में ले लिए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर इसका भी प्रारूप बनाए थे और भारतीय संविधान का भी प्रारूप बना रहे। इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची, समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट, 1861 के बाद यहाँ पर एक बार फिर से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे, भारत को संघ राज बनाने, लेकिन वह लागू नहीं हो सका। भारत में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इस प्रकार से 1935 तक का अधिनियम आपको क्रमिक रूप से ईस्वी सन के साथ मैंने यहाँ पर रखा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आए या ना आए, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से तो काफी प्रभावी होगा। और इस प्रकार क्वेश्चन बारंबार पूछा जाता है। और यदि आपको लगता है कि रोचकता के साथ, रोचक भले ज्यादा नहीं है क्योंकि तारीख किसी कितना रोचक रहेगा, लेकिन तथ्यात्मक और फैक्ट के साथ क्रमिक रूप से परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो ग्रुप बी हो या लोक सेवा आयोग हो, इसमें क्रमिक रूप से बतलाया गया। यदि आपको लगता है कि ये बताया गया तथ्य फैक्ट सही है, आपके लिए उपयोगी है, तो विद्यार्थीगण क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों को सहयोग करना है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। चलिए आज का क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। इसके जो शेष भाग है अलग अलग दिन हमने इसकी अन्य चर्चा करेंगे और तमाम तथ्य को आपके सामने रखेंगे। चलिए, जय हिंद।